हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेश गैडी है। मेरी एसएससी जेईई 2025 में ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 8 आई है और सिविल इंजीनियरिंग में 6th रैंक आई है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो 2026 या आगे के लिए एसएससी जेईई की जो तैयारी करेंगे एस्पायरेंट्स उनके लिए, ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो पाए। तो इस वीडियो में मैं अपने जो सोर्सेस है, मेरी क्या-क्या अंडरस्टैंडिंग रही एग्ज़ाम को लेके, क्या रिवीजन का रोल रहा, इन सब के बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। तो मेरा नाम देवेश गैडी है। मैंने बीटेक करा हुआ है और मैं 2017 का पास आउट हूँ। मेरा जो कॉलेज था वो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज था। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, गुरदौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से हूँ मैं। और मेरी जो कैटेगरी है वो यूआर है, मतलब जनरल कैटेगरी से मैं हूँ। और अभी जो मेरी प्रेजेंट एज है वो 30 प्लस हो चुकी है। तो इस बार का जो अटेम्प्ट था, मैं सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी के लिए उसमें एलिजिबल था। थोड़ा मैं अपने पास्ट अटेम्प्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैंने 3 बार एसएससी जेईई का एग्जाम दिया है। सबसे पहला जो मैंने दिया था वो 2022 में दिया था। उस टाइम पे प्री मैंने क्वालिफाई कर लिया था और मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। वो उस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव मेंस होता था। अब आते हैं 2023 में। तो 2023 में प्री में मेरे 113 मार्क्स थे और मेंस में मेरे 217 मार्क्स थे। तो प्री में जो मेरे 113 मार्क्स थे उसमें सिर्फ मेरे 8 मार्क्स थे जीएस में, और यही थोड़ा गेम चेंजर साबित हुआ एंड में 2023 में। तो मेरे जो टोटल मार्क्स उस टाइम पे बने थे वो थे 330 मार्क्स, और इसकी वजह से मुझे बीआरओ वहां पर डिपार्टमेंट मिल गया था। पर हुआ क्या था कि मुझे जब पता लगा कि सीपीडब्ल्यू की कट ऑफ सिर्फ 15 या 16 नंबर ज्यादा गई है जितने मेरे मार्क्स थे, तो उस दिन मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी जीएस पे काम करने की जरूरत है। और एक और चीज दोस्तों, उस टाइम पे जो एसएससी जेईई कंडक्ट कराती थी जो एजेंसी, वो थी टीसीएस। 2024 तक टीसीएस ने ही एसएससी जेईई कंडक्ट कराया। अब आते हैं इस बार का जो मेरा अटेम्प्ट था, 2025 वाला एसएससी जेईई का जो अटेम्प्ट था। तो इस बार का जो अटेम्प्ट था वो एडिक्विटी ने कंडक्ट कराया था, एजेंसी जो थी एडिक्विटी की। तो मेरे मार्क्स में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। प्री में मेरे मार्क्स थे 160 मार्क्स, मेरे रॉ थे प्री में, जिसमें मेरे टेक में 84 मार्क्स थे, रीजनिंग में 46 मार्क्स थे, जीएस में 29.5 मार्क्स थे। तो आप ये डिफरेंस जीएस के मार्क्स में यहाँ पर देख सकते हैं। तो जीएस में मेरे यहाँ पर 29.5 मार्क्स थे, जबकि 2024 में मेरे 8 मार्क्स थे जीएस में। और जब ये प्री का स्कोर 2025 वाला नॉर्मलाइज होके आया तो मेरे 172 मार्क्स हो गए। तो मुझे 12 नंबर का जो यहाँ पर बोनस मिला वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा एंड में। फिर जब मेंस एग्जाम हुआ तो मेंस में मेरे आए 219 मार्क्स। वो अभी जो पहली आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग है, फाइनल आंसर की अभी आनी बाकी है। और इसमें मेरे टोटल बन गए 391 मार्क्स। जो फाइनली जो मेरे मार्क्स होंगे वो इससे काफी ज्यादा होंगे, पर अभी के लिए हम मान सकते हैं 391 मार्क्स है। और जो सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ इस बार गई है वो 388 गई है यूआर में। तो मेरी जो रैंक बनी है इस बार वो 8 ओवरऑल रैंक बनी है, और 6 मेरी रैंक सिविल इंजीनियरिंग में बनी है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो देखिए, एसएससी जेई का जो एग्जाम है वहां पर आपको 3 चीजें करनी है, मतलब जो भी टॉपर होगा उसने 3 चीजें तो जरूर करी होंगी। पहली चीज होगी उसके पास कहीं ना कहीं से नोट्स होंगे। दूसरी चीज है उसने पीवाईक्यू किए होंगे। तीसरी चीज है उसने कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज जरूर की होगी। तो थोड़ा मैं आपको टीसीएस टाइम का बता देता हूँ क्या होता था। कि नोट्स सबके पास होते थे किसी ना किसी कोचिंग के। अब जो टॉपर्स होते थे आप उनमें एक कॉमन चीज देखोगे, तो उन्होंने 2 पीवाईक्यू जरूर किए रहे होंगे, एसएससी जेई के पीवाईक्यू और टीसीएस के पीवाईक्यू। अब देखिए टीसीएस की पीवाईक्यू करने क्यों जरूरी है, क्योंकि मान के चलिए जो एग्जामिनर टीसीएस के अदर एग्जाम्स के लिए पेपर बनाएगा वही एसएससी जेई के लिए भी पेपर बनाएगा। तो वहां का जो और एग्जाम का क्वेश्चन होगा, जैसे डीटीए जेई का क्वेश्चन होगा, डी ट्रिपल एस बी जेई का होगा, तो वही क्वेश्चन एसएससी जेई में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप टीसीएस के पीवाईक्यू कर लेते हो तो 2024 तक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती थी कि एसएससी जेई में भी वही पूछा जाएगा। फिर आते हैं टेस्ट सीरीज। तो आप टेस्ट सीरीज हर टॉपर टेक्स्ट बुक की भी लोग करते हैं, टीम एमसीक्यू भी करते हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज है वो भी लोग करते हैं। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि टीसीएस के टाइम पे पेपर जो होता था बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड होता था और लेस कॉन्सेप्चुअल होता था। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फिंगरप्रिंट करने जाओगे, तो आप जब फिंगरप्रिंट आप पूरी कर लोगे तो आप उस टाइम पे देखोगे आपके पास बहुत ज्यादा डेटा हो गया है।
मतलब वो सारा डेटा आपको याद रखना है एग्जाम में, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। पर अभी के टाइम में क्या है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग से चीजें चेंज हो गई। हो सकता है मैं गलत हूँ और टॉपर शायद कुछ अलग बोले, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग से क्या हुआ है कि अभी के टाइम पे जो पेपर आ रहा है वो डेटा बेस्ड कम आ रहा है, और कॉन्सेप्ट और बेसिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इसका ये प्रूफ है कि आप अगर 2025 के प्री और मेंस का जो जो पेपर हुए हैं, अगर आप उनको करके देखो तो आपको बहुत अगर आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक्स अच्छे हैं तो आपको बहुत इजी पेपर लगेगा कंपेयर टू टीसीएस के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डेटा बहुत पूछा जाता था, और आपको अगर डेटा नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी दोस्तों, वो एडिक्विटी को ध्यान में रख के मैंने बनाई थी। तब आते हैं, देखिए, नोट्स तो मैंने ही पढ़े थे, पीवाईक्यू मैंने भी करे थे, टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज मैंने भी की थी। पर अब ध्यान में आता है कि मैंने नोट्स कौन से पढ़े थे। तो देखिए, जो टेक के लिए मेरे नोट्स थे वो मैंने ईएससी के हैंड रिटन नोट्स मंगाए थे दिल्ली से। आप किसी भी कोचिंग के आप ले सकते हैं, आपके पास जे लेवल के हो सकते हैं, ए लेवल के हो सकते हैं, क्योंकि थ्योरी तो सब में सेम ही रहती है। फिर दूसरा आता है रीजनिंग के लिए मैंने क्या करा था। देखिए, रीजनिंग जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एडिक्विटी में बहुत इजी रीजनिंग आ रही है कंपेयर टू टीसीएस। तो मैंने सिर्फ ये करा था, एसएससी के जो एग्जाम 2025 में एडिक्विटी ने कराया था, जैसे स्टेनो का कराया था, तो मैंने उन सब के पीवाईक्यू कर लिए थे। तो जब आप उस पैटर्न के पीवाईक्यू कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन वहां से बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने तो बस इतना ही करा था दोस्तों। फिर आता है जीएस, वो पोर्शन जिसमें मैं सबसे वीक था। मैं कह सकता हूँ मैं एकदम जीरो था जीएस में स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने जीएस कहाँ से करी? देखिए, जीएस को जो मैंने चूज करा था, तो 2024 के जो टॉपर्स थे, मैंने बहुत सारे टॉपर्स से सुना था जो सिविल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 1 थे, 2 थे, 25 थे। उन सब ने कहा था कि हमने परमार सर से पढ़ा है, वो भी फ्री में यूट्यूब से पढ़ा है। तो मैंने कहा कि जब सक्सेस वहां से मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मुझे भी सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ से बहुत ज्यादा है। तो मैंने पढ़ा था दोस्तों FRB 2.0, जो परमार सर की यूट्यूब पे फ्री में प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने वहां से पढ़ा। उसमें कुछ टॉपिक्स शायद मिसिंग थे, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। तो अब मैंने परमार सर से ही, मतलब यूट्यूब पे ही इनके फ्री में वीडियोस हैं, मैंने ये वहां से कवर कर लिए थे। और जब एग्जाम नजदीक आ गया था, तो मैंने निट्टो सीरीज लगाई थी सर की। निट्टो सीरीज क्या है? निट्टो सीरीज है कि आपका जो गैस वर्क है, वो जो तुक्का आपका है, उसके सही होने के चांसेस को ये बढ़ा देगा अगर आप निट्टो सीरीज कर पाओ। ऐसा मैंडेटरी नहीं है करना, पर करते हो तो काफी इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप जो गैस करोगे वो सही होगा। अब आते हैं पीवाईक्यू के ऊपर। देखिए, एसएससी जेई के पीवाईक्यू तो लगभग सभी लोग लगाते हैं। आप कोई सी बुक ले सकते हैं एसएससी जेई की पीवाईक्यू के लिए। फिर आते हैं एडिक्यूटी के पीवाईक्यू। देखिए, ऊपर अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर टीसीएस के पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी थे। अब क्योंकि एग्जाम एडिक्यूटी करा रही है, इसलिए एडिक्यूटी के पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी है। तो अब बात ये कि एडिक्विटी के पीवाईक्यू आपको मिलेंगे कहाँ से? तो मुझे मिले थे एडिक्विटी के पीवाईक्यू टीम एमसीक्यू वाले जो सर है, एमके सर है, बहुत अच्छे सर हैं। तो उनसे मैंने टेस्ट सीरीज परचेज करी थी, और मैंने वहां से एडिक्विटी के पीवाईक्यू करे थे। एक और चीज मैं कहूंगा कि मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो सिर्फ मेंस के लिए ली थी, क्योंकि प्री में मुझे टेस्ट सीरीज करने का टाइम नहीं लग पाया था। तो मैंने सिर्फ मेंस के लिए ली थी, और वहीं से मैंने पूरी टेस्ट सीरीज करी थी टीम एमसीक्यू वाले सर की। ठीक है। फिर आते हैं टेस्ट सीरीज पे। देखिए, टेस्ट सीरीज आप कोई सी भी ले सकते हो, पर मुझे टीम एमसीक्यू वाले जो सर हैं उनकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि उनके साथ ना टॉपर्स हमेशा कनेक्शन में रहते हैं। मतलब 2024 के भी जो टॉपर होंगे, 23 के होंगे, तो उनको बहुत अच्छे से आइडिया रहता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है। तो सर वही क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज में रखते हैं। अब देखिए, टेस्ट सीरीज में ना बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे मॉक्स हैं, तो आप सब तो नहीं कर सकते। तो मैं भी सब नहीं कर सकता था। तो जो मेंस की मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, मैंने उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दी थी, कि मैंने ये डिसाइड करा था मैं इस ऑर्डर में इन टेस्ट को करूंगा। तो सबसे पहले मैंने लगाए वहां से एडिक्यूटी के पीवाईक्यू। लगभग उस टाइम पे 14 या 15 पीवाईक्यू सर ने अपलोड करे थे, तो मैंने सबसे पहले वो करे थे। फिर मैंने लगाए थे फुल लेंथ टेस्ट। तो सर की टेस्ट सीरीज में लगभग 30 या 32 के आसपास फुल लेंथ टेस्ट थे, मैंने वो करे थे। उसके बाद मैंने लगाए थे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट। किन चैप्टर या किन टॉपिक के मैंने लगाए थे, जिन जिन में मैं वीक था, मैंने सिर्फ उनके लगाए थे। जैसे मैं ओपन चैनल में काफी वीक था, मैं हाइड्रोलिक मशीन्स में काफी वीक था, स्टील के कुछ टॉपिक्स थे मैं वहां पर काफी वीक था, हाईवे के थे। जो जिन जिन में मैं वीक था, मैंने सिर्फ वही वहां से लगाए थे, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। उसके बाद अगर
टाइम मिलता है तो टीसीएस के पीवाईक्यू मेरे ख्याल से लगाने चाहिए। मैंने भी कुछ रिसेंट के टीसीएस के पीवाईक्यू लगाए थे। सब नहीं लगाने आपको, ये कंपल्सरी नहीं है, बट क्योंकि ये मैं कर चुका था तो मेरे पास टाइम बचा था, तो इसलिए मैंने टीसीएस के पीवाईक्यू लगाए थे। अब देखिए, जो-जो जब भी आप टेस्ट सीरीज़ करोगे या पीवाईक्यू करोगे, तो बहुत सारा डेटा या कॉन्सेप्ट होगा जो आपको नहीं आता है, जो आपके नोट्स में नहीं है। मैं क्या करता था, जो-जो डेटा, कॉन्सेप्ट या थ्योरी मुझे नहीं आती थी, मैं उनकी एक अलग से नोटबुक बनाता था और वहाँ पर सब नोट कर लेता था। तो उसी को मैं क्या करता था, बाद में रिवाइज़ करता था। तो स्ट्रैटेजी वाइज़ मेरी बस यही स्ट्रैटेजी रही है और यही अंडरस्टैंडिंग मेरी रही है कि टीसीएस के टाइम पे क्या होता था और एडीक्विटी के टाइम पे क्या हो रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग से तो यही यही हो रहा है। अब आ जाते हैं हम रिवीजन पे। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो एग्जाम है ये जेई लेवल का एग्जाम है और जेई लेवल में बहुत ज्यादा डेटा हमें याद करना पड़ता है। तो इसलिए आपका जितना अच्छा रिवीजन रहेगा, उस डेटा को आप उतने अच्छे से आप याद कर पाएंगे। तो मैं कितनी बार रिवीजन करता था? देखिए, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो मैंने जो रिवीजन करा था, लगभग 3 से 4 बार मैंने, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय पे मैंने रिवीजन कर लिया था। और फिर जब एग्जाम नजदीक आ गया, जब एग्जाम के 15 या 20 दिन बचे हुए थे, तो मैंने 2 टाइम सारे सब्जेक्ट्स को मैंने रिवीजन कर लिया था। अब आता है कि अगर कोई एस्पायरेंट है, उसको कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? तो ये सिर्फ वही एस्पायरेंट डिसाइड कर सकता है। देखिए, किसी की जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब वो एक बार अगर कोई किसी चीज़ को पढ़ ले, तो किसी को बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ याद रहती है। तो उसमें हो सकता है उनके लिए रिवीजन अगर वो कम भी करें, तो उनको वो चीज़ याद रहेगी। किसी के लिए हो सकता है कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये आप डिसाइड करिए कि आपको कितनी बार रिवीजन करना है। बस मेन चीज़ ये है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा, आपको वो डेटा, थ्योरी और कॉन्सेप्ट, मतलब जिनके लिए आपने नोट्स बनाए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। बस यही मैटर करता है एग्जाम डे में। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं कि अगर मैं एसएससी जेई 2026 का पेपर देता, तो मैं किस तरीके से तैयारी करता। तो देखो, मैं क्योंकि मेरी जो अभी तक स्ट्रेटेजी रही है 2025 के लिए, उससे मुझे सक्सेस मिली है, तो मैं उसी स्ट्रेटेजी पे टिका रहता। पर मैं उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड ऑन कर लेता। जैसे टेक में मैं क्या ऐड ऑन करता, मैं जो रिसेंट एडिक्विटी के पीवाईक्यू जो हुए हैं अभी, मैं उनको ऐड ऑन कर लेता। रीजनिंग में मैं क्या ऐड ऑन करता, जो एडिक्विटी ने एसएससी के जितने भी अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मैं उनको कर लेता। और अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो उसी पैटर्न पे मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेता। जीएस में मैं क्या करता, सेम चीज, एडिक्विटी ने रिसेंट के एसएससी एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनको कर लेता। करंट अफेयर्स में मैं क्या करता, देखिए, करंट अफेयर्स का मैं थोड़ा आपको बताना भूल गया। तो करंट अफेयर्स जो 2025 का था, मैंने परमार सर से और उत्कर्ष क्लासेस से लगभग 1 घंटा डेली पढ़ा था। पर करंट अफेयर्स क्या होता है, काफी अनसर्टेन होता है और हो सकता है एग्जाम के दिन मुझे शायद पूरा याद भी नहीं रहा। तो उस दिन मैं सिर्फ 1 मार्क स्कोर कर पाया आउट ऑफ 10, वो भी मैंने गेस वर्क करा था, तुक्का मारा था मैंने। तो अभी अगर मैं 2026 के लिए पढ़ता, तो मैं क्या करता, मैं डेली वन लाइनर अगर कहीं से मुझे मिल जाते करंट अफेयर्स, या तो मैं वो करता, या फिर मैं करंट अफेयर्स लास्ट के लिए छोड़ देता अगर मुझे टाइम मिलता तो। और अगर टाइम नहीं मिलता, तो मैं करंट अफेयर्स करता ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना चाहता है। तो आप देखते हैं कि अगर कोई पहली बार एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। ये बस मेरी एक एडवाइस है आपके लिए। तो देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप टॉपर्स को फॉलो करते हैं, मतलब आप एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं जहां पर चल के पास्ट में किसी को सक्सेस मिली है, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, बजाय कि अपना आप एक नया रास्ता ढूंढें। तो आपको करना क्या है कि एसएससी जेई 2025 के जितने भी टॉपर्स के आप इंटरव्यू देख पाओ, आप उनको देखो। मैं स्पेसिफिकली 2025 कहूंगा, क्योंकि 2025 एडिक्विटी ने कराया है और अभी आपने देखा कि एडिक्विटी और टीसीएस में क्या डिफरेंस था। तो आप एसएससी जेई 2025 के जो टॉपर्स हैं, उनका आप इंटरव्यू देखिए। आप एक कॉपी और पेन लीजिए और उनकी जो स्ट्रेटेजी और जो रिसोर्सेज है, उनको आप नोट डाउन करिए। और भी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे उनका माइंडसेट कैसा रहता है,
और किस तरीके से वो पढ़ते थे। तो एक बार आपने नोट डाउन कर लिया, तो अलग-अलग जब टॉपर्स की आप स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज़ को नोट डाउन कर लेंगे, तो उसके हिसाब से अब आप चूज़ करिए कि आपको क्या सूट करता है। क्योंकि उनमें से कोई सा भी रास्ता आप ले सकते हैं और आपको सक्सेस मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिर क्या है, अगर आपने एक बार एक रिसोर्स अगर चूज़ कर लिया, तो उस पे आप स्टिक रहें एग्ज़ाम डे तक। आप उसको बीच में चेंज ना करें, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई रिसोर्स अगर पिक कर लिया, तो उस पे आप कंसिस्टेंटली लगे रहें। तो दोस्तों, लास्ट में आपके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लक फैक्टर। देखिए, लक फैक्टर में सबसे पहली चीज़ है नॉर्मलाइज़ेशन। 2025 में क्या हुआ है कि एसएससी जेईई का जो नॉर्मलाइज़ेशन फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सेम शिफ्ट में बच्चे हैं, तो किसी के मार्क्स उसमें बढ़ रहे हैं, किसी के मार्क्स उसमें घट रहे हैं। तो ये लक फैक्टर आपके हाथ में तो नहीं है, पर फिर भी आपके साथ हो सकता है। हो सकता है आपको इससे फ़ायदा मिल जाए, हो सकता है आपका इससे नुकसान हो जाए, तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। दूसरी जो चीज़ है वो है ऑप्शन चेंज और एमटी मार्क्स टू ऑल। देखिए, होता क्या है कि एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो गलत सेट होते हैं। तो जब आंसर की आती है, तो बच्चे उस पे ऑब्जेक्शन करते हैं। फिर ऑब्जेक्शन होने के बाद जो फाइनल आंसर की आती है, उसमें या तो वो ऑप्शन ही चेंज हो जाएगा, या तो वो मार्क्स टू ऑल हो जाएगा। तो मार्क्स टू ऑल में क्या होता है कि जिन बच्चों ने कम पढ़ा हुआ होता है, उनको फ़ायदा हो जाता है, और जिन बच्चों ने ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है, अच्छा पढ़ा हुआ होता है, उनको नुकसान उसमें हो जाता है एमटीए में। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, 2024 का मैं केस आपको बताता हूँ। तो 2024 में क्या हुआ था, मेंस में टोटल 24 क्वेश्चन थे जो गलत सेट हुए थे। तो 24 क्वेश्चन को जब जब फाइनल जब आंसर की आई मेंस की, तो उस टाइम पे 8 क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज हो गए और 16 क्वेश्चंस मार्क्स टू ऑल हो गए। अब सोचिए, जिस बच्चे ने कम पढ़ा है उसको तो फायदा हो गया मार्क्स टू ऑल, मतलब 16 3 जा 48, 48 मार्क्स का बेनिफिट हो गया। पर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हुआ है उसका नुकसान हो गया है। तो एक-एक मार्क्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एसएससी जेईई में। तो ये हर बार होता है, 2024 में हुआ था, 2025 में हुआ है और हो सकता है 2026 में भी हो। तो ये वैसे तो आपके हाथ में नहीं है, बट फिर भी आप जस्ट होप कर सकते हो कि लक फैक्टर आपके आपके फेवर में जाए। दूसरी जो चीज़ है वो है सेल्फ डाउट। देखिए, सेल्फ डाउट होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये सबके साथ होता है। तो मैं भी जब प्रिपरेशन करता था, तो लगभग हर दिन ही मुझे ये क्वेश्चन मेरे अंदर से आता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और ये कहीं न कहीं सच भी है, क्योंकि अगर 3 से 4 लाख बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म को भर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 1500 से 2000 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। तो बट स्टिल आप सिर्फ अपनी तरफ से अपना 100% दे सकते हो और होप कर सकते हो कि जैसे लक फैक्टर ये आपके फेवर में जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो सेल्फ डाउट के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर आपके साथ सेल्फ डाउट होता है आपकी प्रिपरेशन में, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है इंक्रीज़ योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। देखिए, आजकल जो एसएससी जेईई की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जा रही है। तो अगर आप कम अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके जो चांसेस हैं आप टॉप डिपार्टमेंट्स मिलने के, वो तो वैसे ही कम हो जाने हैं। और जो भी टॉपर्स होंगे वो रिस्क ज़रूर लेंगे, मतलब उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमेशा ज़्यादा ही होंगे। तो आप जब भी चाहे प्री स्टेज में बैठिए, चाहे मेंस स्टेज में आप बैठो, आपको कोशिश करनी है आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहें, वो ज़्यादा रहें। अब इसमें क्या होगा, कई बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो आपको रिस्क लेना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कहने का मतलब है, अगर आपको जैसे मान के चलिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप 2 को एलिमिनेट कर देते हैं और 2 ऑप्शन बचते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपने 5 क्वेश्चन्स में गेस करा, 5 में अगर आपने गेस करा और वहाँ से आपके 3 भी सही हो जाते हैं, तो आप पॉज़िटिव साइड में हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी और जो टॉपर्स होंगे, वो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को हमेशा ज़्यादा ही रखेंगे। एक और गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट है, कि डोंट वॉच नेगेटिव कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। देखिए, होता क्या है, जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेबस इतना बड़ा है, आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट सीरीज़ करनी है। उसके बाद होता क्या है, अगर आप नेगेटिव कंटेंट देखना शुरू कर देंगे, तो आपका माइंडसेट नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा।
तो होना इसका ठीक उल्टा चाहिए, मतलब आप हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो एग्जाम, एटलीस्ट एग्जाम का जो ड्यूरेशन है उसमें। तो आपको नेगेटिव कंटेंट, मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपको दूर रहना है नेगेटिव कंटेंट से। हो सके तो आप पॉजिटिव कंटेंट देखिए, ऐसा कंटेंट देखिए जो आपको अंदर से बेटर महसूस कराए। अब एक लास्ट एडवाइस है हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ के लिए बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपकी बॉडी फिट है, तो आपका माइंड भी उतना ही अच्छा काम करेगा। तो होता क्या था, मैं तो ऑलमोस्ट हर दिन लगभग 1 घंटे वर्कआउट किया करता था। मेनली उसमें जॉगिंग रहता था और बॉडी वेट एक्सरसाइज रहती थी, और साथ में मैं अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखता था, क्योंकि मेरी एज भी 30+ हो गई है। और मेरा जो कंपटीशन था वो 25 ईयर्स या 20s में जो बच्चे थे उनसे मेरा कंपटीशन था। तो मुझे अपने बॉडी को अच्छे शेप में रखना था, अच्छे अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहना था। इसके लिए एक्सरसाइज करना और अच्छी डाइट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और आपको आगे के जो एसएससी जेई के जो एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।